नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बात धर्मेंद्र कंवारी के साथ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो राजनेता हैं उनका नाम है सादीलाल बत्रा जी। साल 2000 और 2005 में रोहतक से ये 2 बार लगातार विधायक रहे हैं। मनीष ग्रोवर जी को इन्होंने 2 बार लगातार हराया था। उसके बाद ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और सादीलाल बत्रा जी एक सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में इनकी पहचान है। आइए आज मिलवाते हैं सादीलाल बत्रा जी से, उनके राजनीतिक करियर से आपको उस दौर की राजनीति की बातों में लिए चलते हैं। बत्रा जी, आपका चर्चा में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी आपको। सादीलाल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका राजनीति में कब और कैसे आना हुआ? मेरी पृष्ठभूमि गांव है। मैंने गांव से ही मैट्रिक की थी जी। और गांव की शिक्षा पूर्ण करने के बाद जी। मैं रोहतक आया था। रोहतक में मैंने कॉमर्स की थी वैश्यशाला से जी। और उसके बाद लॉ करने के लिए दिल्ली चला गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की थी। जी। मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि मैंने राजनीति में आना है। मैंने जब बीकॉम कर ली थी तो उसके बाद मैंने इंग्लैंड में एमबीए की एडमिशन कर की। ये बात कर रहा हूँ मैं 64-65 की। 64 में। तो जो मेरे दादाजी को अच्छा नहीं लगा, वो कहने लगा तू जाएगा वहाँ पढ़ के आएगा, कोई फैक्ट्री लगा लेगा या नौकरी कर लेगा, पैसा ही कमाएगा, हमारा क्या। अच्छा। जब उन्होंने ये कहा कि हमारा क्या, ये मुझे चुप गई कि मेरे बड़े जी। अगर वो उनको इस बात से प्रसन्नता नहीं तो फिर मैंने क्या करना है करके, जी। मैंने क्यों जाना है। तो आप लंदन नहीं गए? लंदन नहीं गया। तो मैंने वो कहने लगे अगर तू लॉ कर ले और रोहतक बैठे, हम जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार के लिए मैं भी कह सकता हूँ कि मेरा पोता वकील है, रोहतक बैठा है, लेकिन अगर तू कहीं और चला जाएगा तो कितना ही कुछ कमा ले, कितना ही कुछ कर ले, मेरे लिए कुछ नहीं होगा। तो आपका गांव कौन सा है? कानौर। कानौर के हैं। तो उनके खेती करते थे आपके दादाजी? खेती करते थे आपके परिवार के लोग? अच्छा। अभी करते हैं। अच्छा अच्छा। हमारे तकरीबन 100 एकड़ ज़मीन है। अच्छा अच्छा। तो आपने फिर LLB कहाँ से आज की? मैं बताते रहा हूँ। तो उसी वक्त कहने के बाद मैंने वो बर्किंघम की मेरी ये थी एडमिशन हुई थी, वो कैंसिल करा के मैं लॉ करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया था। जी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ करने के बाद मैं सीधा रोहतक आया और यहाँ वकालत शुरू। मैंने ये निर्णय था कि मैंने किसी कंपटीशन में, किसी नौकरी में जाना ही नहीं, वकालत ही करनी है। वकालत ही करनी है। तो वकालत की थी और वकालत करने के बाद मैं आगे चला। तो मेरा कुछ जन सेवा में शुरू से ही रुचि रही है जी। तो उसके बाद फिर जो 6-7 साल हो गए थे तो मैंने इस बात की, अपनी गद्दी से बात की, गुरुओं से बात की, बड़ों से बात की, तो ये करण कॉलेज की स्थापना हुई 29 जनवरी 1971। फिर ये कैसे राजनीति में आना कैसे हो पाया? तो मेरे जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनके पिता के साथ हमारे पारिवारिक संबंध थे। आपके दादाजी के संबंध? मेरे पिताजी, मेरे दादाजी 1952 से हमारे संबंध चल रहे थे। अच्छा अच्छा। रणवीर जी के साथ? हाँ, रणवीर जी के साथ भी थे। और फिर भूपेंद्र हमारे था तो मेरे से थोड़ा 5 साल छोटा है, लेकिन यहाँ वकालत में आए तो उनसे भी थे। अच्छा, यहाँ वकालत आपने की है? कोर्टों में जाते थे वो? हाँ, जाते थे। अच्छा अच्छा। वो उन्होंने वकालत की है और वो जाते थे और थोड़ा पीरियड किया उन्होंने। फिर उन्होंने चुनाव लड़ने शुरू कर दिए तो चुनाव की राजनीति में आ गए। मेरे संबंध वैसे के वैसे रहे और यहाँ तक कि जब वो अपने हल्का किलोई से चुनाव लड़ते थे हैं तो उनके एजेंट मैं हुआ करता था। आप? लेकिन तब तक मतलब ये चुनाव लड़ने के मन में नहीं थी आपके? मेरे कोई मन में नहीं थी। अच्छा। चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। मैं किसी पॉलिटिशियन के पास जाता ही नहीं था। कांग्रेस पार्टी में ही मैं था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ही और इस परिवार से ही मेरे संबंध थे। और फिर जो आगे चलती रही तो जब ये प्रदेश के अध्यक्ष बने तो उस वक्त इन्होंने कहा कि भाई रोहतक संभालना है। तो इन्होंने मुझे रोहतक के कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया था। जिला अध्यक्ष बना? ये अध्यक्ष जो बना था मैं 98-99 में बना था जी। और एक से बाद चुनाव अनाउंस हो गए थे और चुनाव अनाउंस होने के बाद मैं ये निर्णय था कि मैंने चुनाव लड़ना है रोहतक से। अच्छा, उन्होंने बोल दिया था आपको? फैसला कर लिया था कि मैं जब वकालत छोड़ के आया
प्रेसिडेंट बना तो अगला चुनाव मैं लड़ूंगा। जी। तो मेरी तो शुरू से लेके और चुनाव लड़ने तक पृष्ठभूमि वकालत की थी, सिर्फ काम की थी और या एक कॉलेज की थी जो मैं समाज सेवा के लिए आगे लगा आप तो जब वकालत करते थे तो चौधरी लहरी सिंह, हम चौधरी लहरी सिंह जी हमारे साथ थे। और कौन कौन राजनेता आपके साथ थे? चौधरी श्रीचंद जी थे, अच्छा अच्छा चौधरी लहरी सिंह जी थे, और मेरे गुरु तो लाला बलदेव राज थे, अच्छा। मलक मूलराज जी थे और बख्शी बिहारी लाल जी थे। काफी बड़े लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। सारे चलते थे, लेकिन उनकी देख रेख में मैं हर लिहाज से ठीक था और वो हर काम के लिए मुझे उनसे सराहना मिलती थी कि ठीक कर रहा तुम। तो 2000 में आपको पहली बार टिकट मिली? हाँ, जब मैं प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी रोहतक का बन गया जी, तो पहली टिकट मुझे 2000 में मिली थी। तो हुड्डा साहब ने फ़ोन करके बताया कि आपको टिकट दे दी है? नहीं, और मैं नहीं है, वो आए थे और मैं उनके कोठी पे ही गया था, वहाँ मीटिंग थी, तो उन्होंने अपने टिकट के लिए बताया था कि मुझे टिकट अनाउंस हो गया है और उन्होंने ही वहीं मेरी टिकट भी अनाउंस की थी। अच्छा, खुद के साथ आपकी टिकट अनाउंस? हाँ, वो मेरे सामने यहाँ आके अनाउंस की थी कि हाई कमांड ने रोहतक से टिकट आपको दी है। अच्छा जी, वो दौर था जब चौधरी भजनलाल कांग्रेस में एक बड़े राजनेता थे। हाँ, चौधरी भजनलाल जी राजनेता थे, लेकिन शुरू से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या मैं हूँ, हम इस चीज़ के खिलाफ थे कि राजनीति में आने के बाद करप्शन की जाए, पैसा इकट्ठा किया जाए या उसके लिए। अच्छा। मैं बहुत ही कट्टर था इसके लिए। तो 2000 में जब आपको टिकट मिली तब तो कांग्रेस के दूसरे लोग भी काफ़ी बड़े लोग टिकटें मांग रहे होंगे, और टिकट आपके कंपटीशन में कौन कौन थे? हाँ, कौन कौन थे उसमें टिकट? मेरे अल्टीमेटली तो यहाँ कई थे, लेकिन उस वक्त उससे पहले तो सुभाष बत्रा जी यहाँ रोहतक से विधायक रह चुके थे, गृह मंत्री भी। हाँ जी, सेठ श्री कृष्ण दास जी यहाँ से विधायक रह चुके थे, और फिर दूसरे और तो उस वक्त तो सरकार तो तब जो भजनलाल ने बनाई थी, 2000 में तो चौटाला साहब ने बनाई हाँ, थी। 2014 में बनाए थे। ऐसा है, उससे पहले बंसीलाल की जो सरकार थी जी, बंसीलाल की सरकार गिरी थी, सरकार गिरने के बाद उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी ने वो सरकार बनाई थी, लेकिन वो एक साल में हो गए भंग होके ना, तो वो मिड टर्म चुनाव पहले करा लिए थे। चुनाव पहले करा लिए थे। तो उस वक्त नीचे तो बंसीलाल जी की ये नहीं, तो उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जी, और वहाँ सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वो चल रहे थे। तो आप 2000 से 2005 तो विपक्ष के ही विधायक रहे आप? हाँ, मैं 2000 से 2005 तक जब मैंने चुनाव लड़ा तो विपक्ष से लड़ा था कि यहाँ भी सरकार दूसरी थी और सेंटर में दरखास्त दूसरी थी, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, और 2000 में हमने चुनाव लड़ा था। तो आप लोगों की वजह से मनीष ग्रोवर जी को तो ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, 2 बार आपने हराया, 1 बार फिर हारे वो। हाँ, लेकिन वो बात थी ना कि उनका जो चुनाव था 2000 में हमने लड़ा, तो वो उनको एक ये वहम था कि हमारे स्टेट में ही सरकार अपनी है, सेंटर में ही सरकार अपनी है, तो हम तो जीतेंगे। हालांकि मुकाबला कड़ा था आपका, 3-3.5 हज़ार मतों का मेरे ख्याल से अंतर रहा है। तो अपना वो था, और मेरा अपना ही था कि भाई अगर मैंने इतने साल रोहतक में लोगों की सेवा की है जी, तो सब लोगों ने मुझे प्रत्यक्ष में भी अप्रत्यक्ष में भी देखा है, आजमाया है, और उसके बाद वो निर्णय कर लेंगे कि अगर मैं उनकी कसौटी में पूरा नहीं उतरता तो कोई बात नहीं। लेकिन देखना ये है कि मेरा मुकाबला मनीष ग्रोवर जी से था, जो शुरू में पॉलिटिशियन थे, चल रहे थे कि कमेटी का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, दूसरे भी लड़े थे, और मैं चुनाव की राजनीति से वाकिफ था, लेकिन अपने आप पे कभी मैंने आजमाया नहीं था, मैंने कभी वोट मांगे ही नहीं थे कि मुझे वोट दो, लेकिन पार्टी के साथ मैं चल रहा था। अच्छा, जब 2005 में आप विधायक बने, दूसरी बार, तब तो ऐसा लग रहा था कि चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हाँ, वो कैसे हुआ वो सब? ऐसे हमारा एक ही है कि हम करप्शन के खिलाफ है। आप किसी को ही बनाओ जिस पर करप्शन के इल्जामात ना हो। अच्छा, आप चौधरी भजनलाल से पहले कभी मुलाकात रही है आपकी? हाँ। किस तरह के राजनेता थे वो? राजनेता के लिए वो ठीक थे, लेकिन वो बहुत ही विनम्र, मीठे थे, और अपने दिल की बात अपने दिल में रख के ना वो करते थे। ठीक है, काम वो उन्होंने करना है,
जो उन्होंने चाहा है। अच्छा, वो हर लिहाज में अपना पलड़ा भारी रखना चाहते थे। तो उन्होंने कभी आपको नहीं कहा कि आप उनके खेमे में हाँ, चले जाओ? उन्होंने मुझे कितनी बार कहा है और कितनी बार कहा, और ये भी कहा कि आपके पिताजी के साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, हमारे पारिवारिक संबंध हैं, आप कहाँ होगे। मुझे बात ये नहीं है, मैंने जहाँ खड़े होके चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़ने के बाद अगर 1 मिनट के लिए आप ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं जी, तो मुझे कुछ नहीं देंगे, तो मुझे मंजूर है। आप मुझे टिकट नहीं लेने देते तभी कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। अच्छा, मैं पाला चेंज करने के हक में नहीं हूँ, नहीं किया? नहीं करूँगा। और उसमें फिर जब वो कहने लगे कि मैं कन्वेंशन के लिए आप आऊँ, मैं तो सब आप प्रेसिडेंट से 2005 में हो, आप प्रेसिडेंट हैं, मैं अवश्य आपको तकलीफ दूंगा। पहले क्योंकि चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, वोट मैंने लेना है, तो मुझे जनता के पास जाने दो। जनता के पास जाके जो मैं आशीर्वाद लेके आऊँगा उसका मतलब कुछ और है। और उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने चुनाव लड़ा था, तो मेरे चुनाव में वो 2005 में आए नहीं थे, यहाँ नहीं आए थे? यहाँ रोहतक में नहीं आए थे। अच्छा, तो वो तो बत्रा जी को मेरे ख्याल सुभाष बत्रा जी के साथ अटैचमेंट थी? वो सुभाष बत्रा के साथ भी अटैचमेंट नहीं रही थी, लेकिन वो किसी के साथ भी अटैच हो, वो उन्होंने ये किया था, मेरी अटैचमेंट वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ गिनते थे। तो आप उनके साथ इसलिए नहीं गए? और मैं नहीं गया था कि भाई ये तो एक है, नीति का मामला है। हम क्या चाहते हैं कि हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन बने। अब आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कितनी बार एजेंट रहे चुनाव में? चुनाव में जब तक MLA नहीं बना था तो वहाँ था, सारे काउंटिंग के लिए मैं हुआ करता था। चुनावी एजेंट होते थे? हाँ, वो किलोई में हो या कहीं भी हो, ठीक है। तो जो हमारा आपस का विश्वास था ना, वो बहुत मजबूत था और बहुत गहरा था। तो 2005 के बाद फिर आप विधायक नहीं, मतलब टिकट नहीं लिया? 2009 में मुझे यहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली से टेलीफोन गया था कि आप कल सवेरे दिल्ली आ जाओ। अच्छा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कर रहे थे टेलीफोन। तो मैंने मुझे क्या बताई, क्या नहीं, हाईकमांड ने बुलाया है। तो फिर वो मुझे लेके नेक्स्ट डे मैं गया था, नेक्स्ट डे गया था, तो उन्होंने कहा जी आप वहाँ से रिज़ाइन करो। अच्छा। और यहाँ जो है आपने राज्यसभा की सीट खाली जो हुई है, उस पर आपने नॉमिनेशन फाइल करना है। अच्छा, उससे पहले आपकी राज्यसभा की कोई मतलब बातचीत नहीं हुई थी? कोई, सीधा हुड्डा साहब ने फ़ोन किया कि फ़ोन किया कि यहाँ आ जाओ, हाईकमांड ने बुलाया है। तो फिर आप राज्यसभा चले गए? मैं चला गया। तो मैंने रिज़ाइन जो था MLA-शिप से, MLA-शिप और उस, क्योंकि मेरे पास एक पोस्ट भी थी, मैं अपना प्रेसिडेंट था इसका, है हाँ, चेयरमैन उसका था, मार्केटिंग कमेटी की तरह। तो मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते मैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था, मैं चुनाव लड़ नहीं सकता था। अच्छा। राज्यसभा का मुझे उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिज़ाइन करना पड़ा, जो मैंने रिज़ाइन दिल्ली से ही किया था। दिल्ली। तो फिर आप राज्यसभा चले गए? फिर मैं राज्यसभा चला। राज्यसभा का क्या अनुभव आपका रहा? राज्यसभा का अनुभव मेरे लिए ठीक भी था और नहीं भी था। अच्छा, पहले ठीक हाँ, कैसे था? ठीक तो ये था कि भाई हिंदुस्तान की हाईएस्ट पंचायत है, हाईएस्ट पंचायत में वो तकरीबन दोनों अपना लोकसभा और राज्यसभा हैं कि मिलाकर 900 950 मेंबर बनते हैं। तो एक गिनती हर आदमी की सोचता है कि मैं हिंदुस्तान के 950 आदमी में आ गया है। लेकिन राज्यसभा की ये देखा है कि जब तक आप रूलिंग पार्टी वहाँ है तो आपकी कोई से रहेगी, आपकी कोई बात रहेगी। अच्छा, विपक्ष में है तो कुछ नहीं है? विपक्ष में नहीं रह सकते, और फिर हम कोई काम तो करा नहीं सकते, जनता के नाम आते नहीं, जनता से दूर हो जाते हैं। पॉलिसी मैटर होता है सिर्फ, तो पॉलिसी मैटर में पार्टी ही चलती है जी। जो सीनियर हैं उनके पॉलिसी मैटर में वो चलेंगे, वो ही करेंगे। तो आगे आगे फिर जब से चलेगी तो हम जो पार्टी हमें डिक्टेशन देगी जी तो उसके आप चलेंगे। ये मतलब कट से गए लोगों से उसमें? हाँ, लोगों से मुझे दूर होना पड़ा। अच्छा, तो अब चुनावी राजनीति में कोई लौटने का आपका इरादा है? नहीं, चुनावी राजनीति में मैं खुद तो नहीं आऊँगा। अच्छा। लेकिन पार्टी के लिए मैं जितना कर सकता हूँ वो करूँगा, और पार्टी के लिए मैं जुड़ा हूँ। आज मैं लोगों से दूर नहीं हूँ, लोगों के बीच में हूँ और यथाशक्ति। अच्छा, बत्रा साहब आपने तो वो चुनाव भी देखे होंगे जब लगातार देवीलाल जी यहाँ पे हारे? मैंने वो तीनों चुनाव देखे। हाँ, तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि उस हार के क्या कारण रहे?
तीनों बार कैसे हार जाते थे वो यहाँ पे? वो रोहतक में तो इसलिए हारे थे, इसलिए ना कि वो भवानी स्टैंड पे आए थे और उनको पंजाबी कम्युनिटी खटक और देवीलाल जी को। हाँ जी, और वो उन्होंने ये कहा कि ये जो दुकानें हैं बंद दुकानें जो है तुम्हारी हैं, खुली दुकानें हमारी हैं। और यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे बस के चले तो मैं पंजाबियों को राइट ऑफ वोट भी ना दूँ। ये उन्होंने रोहतक में कहा था? रोहतक में कहा था, भवानी स्टैंड में। अच्छा, या फिर ऐसे अफवाह फैल गई? ना कहा था। अच्छा। और फिर ये भी कहे कि आपको वहीं भेज देंगे कि जहाँ से आप आए हो। तो हमारा कहना था कि हमने इस देश की आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानी की, और जब वहाँ से माइग्रेट होकर आए तो कितने आदमी हमारे तो वो उस शहीद हुए थे। उस वजह से उनके खिलाफ एक रोहतक में लहर बन गई। रोहतक में लहर बन गई, और रोहतक में वो 4000 से लेकर 6000 तक के वोट ले पाते थे, आगे वोट नहीं चलते थे। वो यार का कांड बनता था। वो यार, क्योंकि उधर से लेके आते थे यार। वैसे आपकी व्यक्तिगत रूप से कभी चौधरी देवीलाल से मुलाकात? व्यक्तिगत में इसलिए 1-to-1 कोई बात नहीं हुई। नहीं, वो नहीं। ओम प्रकाश चौटाला जी से तो रही होगी? हाँ, ओम प्रकाश चौटाला से यही है। कैसे मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला जी? ओम प्रकाश चौटाला में भी अहम बहुत था। वो उन्होंने यह कहा था, असेंबली में कहा था कि वो मुख्यमंत्री क्या हो, ये रात को कोई लोग सोचें और वो 4 पैसे गिरे नहीं। चौटाला साहब ने कहा ये कहा था मुख्यमंत्री की इतनी दहशत होनी चाहिए। तो ये चल रहा था। बाकी उनके कई अच्छे ओरेटर भी थे, लेकिन निर्णय जो थे वो हरियाणा के हित में, सारी बरादरी के। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि चौटाला साहब के बिना विधानसभा सुननी होती थी। वो अच्छे वक्ता तो थे ही। अच्छे वक्ता थे, लेकिन उनकी जो अपनी पार्टी थी वो अपनी पार्टी को ही साथ नहीं रख सकते थे। अच्छा, चौधरी बंसीलाल से हुई जी कभी मुलाकात? हाँ, चौधरी बंसीलाल जी थे हुई। उनके बारे में कुछ बताइए, आपके अनुभव उनके। याद हो आपको? चौधरी बंसीलाल जी के जो पहला रूल था वो तो बहुत अच्छा रूल था। अच्छा। 5 साल का कांग्रेस पार्टी थे, और लोगों में इतना भय होता था कि 4th फ्लोर में उसके ऑफिस से आगे नहीं निकलते। अच्छा। कोई ये ना सोच ले कि देख ले आप यहाँ कैसे घूम रहे हो। अच्छा, टोक देते थे वो? टोक दिया। काम से काम, आपका कोई काम है ठीक है, नहीं अच्छा। काम है, घूमने का कोई काम नहीं। अच्छा, से बैठ के गप्पे मारने का कोई उनका वो नहीं था? वो नहीं था। बताते हैं कि बेहद ईमानदार भी बहुत थे। हाँ, उस वक्त तक तो चले थे। लेकिन उनके खिलाफ जो एलिगेशन लगी, तो जब दूसरे चल रहे थे और नशाबंदी की हुई, राज आ गया, नशाबंदी हो गई, नशाबंदी में सारी बात खत्म हो गई। सारे मतलब जो बहुत नुकसान हुआ बहुत। और यही वो हुआ। सरकार तो हुड्डा जी ने ही बचाई थी, उनकी बाहर से समर्थन देके। और पहले एक बार बचाई थी। हाँ। फिर वो चली गई नहीं सरकार। और उसकी शर्त ये थी कि वो कांग्रेस में अपना विलय कर देंगे, लेकिन हाँ, नहीं हुआ ना। अगर तो वो कांग्रेस में विलय कर लेते हैं तो फिर कांग्रेस की सरकार बन जाती और आगे चलते, तो वो विलय नहीं हुआ था। और उसी ना से सरकार जाने के बाद ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आई। तो राज्यसभा में किन बड़े नेताओं से आपके संपर्क व्यक्तिगत बने 5 साल में? व्यक्तिगत मेरा लक्ष्य व्यक्तिगत रिश्ते बनाकर व्यक्तिगत गेन करना नहीं था जी। नहीं, कोई अच्छे नेता आपको मिले हों वहाँ पे जो बहुत अध्ययन करके आते हों? हाँ, जितने अकाली हैं, कम्युनिस्ट हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कई थे। बहुत मेहनत करके आते थे। हाँ, मैं कहता हूँ मेहनत, वो ऊपर जो पॉलिसी मैटर है ना वो हो जाती थी डिसाइड, उस पॉलिसी मैटर पे चलना था, आम आदमी को वो नहीं होता था। मित्रा जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, जो युवाओं की दिलचस्पी राजनीति में हो गई है, इसमें जो सफलता का रेशो है वो तो बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़े से लोगों को टिकट मिल पाती है। फिर ये लोग इतना क्यों पीछे राजनीति में हरियाणा बावड़ा हुआ घूमता है? ये मेरी भी कितनी में युवाओं से बात होती है जी। तो आप जिस लाइन में हो, पहले अपने पाँव वहाँ मजबूत करो। अच्छा। वहाँ से उठो, और वहाँ से जो आपको कामयाबी मिलेगी, वो कामयाबी आपको टिकट लेने में भी बहुत हद तक सहायक होगी जी। आज हम भटक गए हैं। आज हम ये चाहते हैं कि हम तो ओवरनाइट ही कुछ ना कुछ गेन कर लें और हम चौधरी भी बन जाएं, पैसा भी आ जाए। आज मूल्यों की राजनीति नहीं रही, शॉर्टकट से सब कुछ चाहिए। हाँ, सब शॉर्टकट से चल रहा है, और मूल्यों की राजनीति जब नहीं तो इंसान उसमें कमज़ोर हो जाता है, गिर जाता है। और जब भी कोई आपके पास
ये एलिगेशन लग जाए कि ये पैसे यहाँ से खा गया, ये पैसे यहाँ से ले रहा है अमन, तो वो बात बनती नहीं। आप लोगों का विश्वास जीत नहीं सकते, लोगों के नज़दीक आ नहीं सकते। लोग तो आपको इस दृष्टि से देखते हैं कि ये क्या है, इसकी तो कीमत है। जो आदमी उस तराजू पे ना तोला जा सके जिसमें नोट हो, तो आदमी तो वही कर रहता है। बताइए उम्र